तो बाजार का मूड मिजाज कैसा है, आगे की चाल कैसी रहेगी, नए साल में प्रवेश करते वक्त कौन से सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पर खास नजर रखनी है और किन से रहना है दूर। सारे सवालों के मिलेंगे जवाब, और आज जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मार्केट मास्टर्स में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के प्रशांत खेमका सर। इससे पहले कि हम सर के साथ बातचीत की शुरुआत करें, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दर्शकों को उनके बारे में दे देती हूँ। सर ने व्हाइट ओक कैपिटल की शुरुआत साल 2017 में की थी, और तब से हमने देखा है उससे पहले सर साल 2007 से 17 के बीच में सीआईओ और लीड पोर्टफोलियो मैनेजर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के। कई सारे म्यूचुअल फंड्स को सर ने मैनेज किया है, कई सारे इमर्जिंग मार्केट इक्विटी और इंडिया इक्विटी सेगमेंट जो है गोल्डमैन सैक्स के, उसके अलग अलग अकाउंट्स को भी सर ने मैनेज किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी की है, और साथ ही वंडरलेट यूनिवर्सिटी यूएसए से सर ने एमबीए किया, और सर सीएफए भी हैं। सर थैंक यू सो मच समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर सबसे पहले तो बहुत मार्केट बहुत पर ही धन्यवाद नेहा। सबसे पहले सर मार्केट पर ही आपसे व्यू लेना चाहूंगी। थोड़ा हिकअप्स निफ्टी के लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी लाइफ हाई के काफी करीब पहुंचकर थोड़ा रुका है। बैंक निफ्टी तो रिकॉर्ड हाई के ट्रैक पर निकल चुका है। क्या लगता है सर, जो एक साल से सूखा पड़ा था स्ट्रेंथ का, रैली का, क्लैरिटी का, अब हमारे मार्केट्स को वो मिल चुकी है? देखिए, एक साल से अभी टाइम करेक्शन हुआ है, तो बहुत ही मुझे सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मार्केट हमेशा ही अच्छा लगता है, तो ये एक कैविएट दूंगा। 40 साल हो गए मुझे इंडियन मार्केट में निवेश करते हुए, आज तक कभी मुझे ऐसे याद नहीं कि मार्केट अच्छा न लगा हो। चाहे बाद में जो भी हो मार्केट का, बट एट एवरी पॉइंट इन टाइम मार्केट में मेरी पूरी जो भी छोटी मोटी जो भी ये सेविंग्स रही है, पूरी की पूरी मार्केट में एट ऑल टाइम्स 100% लगी रही है, और आज भी वही है। तो मार्केट आज भी निवेश करने के लिए बहुत अच्छा ही लग रहा है। साइड बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। एक बहुत बड़ी जो एक रीज़न है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक्यूमुलेशन स्पेशली बड़े आईपीओज में और नए आईपीओज में आ रहा है, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी पार्टिसिपेशन बड़ी दिखाई दे रही है। पर्टिकुलरली जो इतने भी मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स हैं, वहाँ एक परसिस्टेंट प्रेशर है, लेकिन बहुत सारा फ्लो जो प्राइमरी मार्केट में जा रहा है। सेकेंडरी मार्केट में हम प्रेशर उसी तरह का देख रहे हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार गिर ही रहे हैं। इसे किस तरह से देखना चाहिए? क्या यहाँ पर भी एक नियर टर्म रिवाइवल दिखेगा? क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर जो शायद हम क्वार्टरली अर्निंग से देख सकते थे, वो भी चला गया है। पैट ग्रोथ दिखी है, बिटा ग्रोथ भी दिखाई दी ब्रॉडर मार्केट में भी, लेकिन इन सब स्टॉक्स के रिवाइवल कब तक दिख सकते हैं सर? सडनली देखिए, कोविड के बाद पिछले 5 साल निरंतर तेजी रही है। मोटा मोटा सिर्फ लास्ट एक ईयर फ्लैट रहा है, बट मार्च 20 से लेके दिसंबर 24 तक बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स बने। और कोविड के पहले भी ले लीजिए, आप दिसंबर 19 से दिसंबर 24 तक देखिएगा, तो मिड टीन्स टू हाई टीन्स रिटर्न बने थे। तो अभी एक साल के लिए थोड़ा मार्केट सांस ले रहा है, तो उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं लगती। दूसरा, आपने जो कहा कि आईपीओज बहुत आ रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में इतना पैसा रेज हो रहा है, मुझे नहीं लगता उसके वजह से कोई सेकेंडरी मार्केट पे असर पड़ रहा है, क्योंकि ये मार्केट में तो प्राइमरी इश्यूएंसेस तो लास्ट 24 और 23 में भी बहुत, मार्च 24 और मार्च 25 के जो फिस्कल ईयर्स थे या कैलेंडर 23-24 थे, उसमें भी बहुत स्ट्रांग फंड रेजिंग थी, बट मार्केट बहुत तेज था। स्मॉल एंड मिड कैप्स भी बहुत तेज किए। तो मेरे मानने में ये नहीं है कि वहां पे पैसा जा रहा है इसलिए यहाँ पर कम हो गया और इसलिए इसमें थोड़ी रुकावट आ गई। मार्केट में इंडिया में और दुनिया में बहुत पैसा है। ये प्राइमरी इश्यूएंसेस जो 10, 20, 50, 100, 1000 करोड़ के जो रेज होते हैं, उससे कोई पैसों की कमी नहीं आएगी। दिस इज मेरे हिसाब से तेजी का ये सबसे सुंदर जो चीज होती है तेजी में, सबसे अच्छी जो चीज होती है वो ये होती है कि एंटरप्रेन्योर्स को पैसा रेस करने में तकलीफ नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। फंड रेस हो जाता है, एंड ऑब्वियसली प्राइसिंग अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इन्वेस्टर्स का भी पैसा बनना चाहिए, फंड मैनेजर्स जो इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज कर रहे हैं उनका भी पैसा बनना चाहिए। अगर आप पिछले 3 साल के देखोगे या 5 साल के देख लो, हमारे पास सब आंकड़े हैं, तो हाँ, कई इश्यूएंसेस थोड़े रिचली प्राइस हुए, बट ऑन बैलेंस एक सेंस है प्राइसिंग में।
कोई ऐसे अफलातून, कोई ऐसा एक्सेसिव प्राइसिंग नहीं हुआ आईपीओज का। ऑन एवरेज पैसा बना है आईपीओज में, तो आई थिंक ये माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है आज की तारीख में। ना तो सर कोई बबल लाइक है, और ना ही कोई इतनी मंदी है कि फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं ये कंपनीज आर कमिंग फॉर आईपीओ। सर ये बात आपने बहुत ही बेहतरीन कही और हमने देखा है हाल फिलहाल के जो आईपीओज भी आए हैं क्या बेहतरीन रिस्पांस मिला है। लेकिन सर बताइए अगर हम इतने अच्छे टाइम पे बैठे हैं तो ये बात एफआईएस को क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो कहाँ पर रुक रहे हैं, ठिठक रहे हैं और कब हम देखेंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो लौटेंगे? ये देखिए, ये एफआईआई जो है, एक तो अपने को समझने वाली बात ये है कि $800 बिलियन जो इन्वेस्टेड है, उसमें से $600 बिलियन नॉन इंडिया डेडिकेटेड फंड्स के थ्रू आते हैं। सिर्फ $200 बिलियन जो है इंडिया डेडिकेटेड फंड्स के थ्रू आते हैं। तो वास्ट मेजॉरिटी तो जो फ्लोज होते हैं वो इस वजह से नहीं होते कि उनका रुख इंडिया पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इमर्जिंग मार्केट्स में पिछले 10 साल से रुख नेगेटिव था, इसलिए वो आउटफ्लोज हो रहे थे। अब ये साल इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। 30%, 25-30% ऊपर है कंपेयर टू डेवलप मार्केट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत स्ट्रांग परफॉर्म किया है। हमारा इमर्जिंग मार्केट फंड भी है वाइट ओक का, जिसने बहुत स्ट्रांग इन्फ्लोज इस साल देखे हैं। अभी समझो $1 बिलियन का इन्फ्लो आया हमारे इमर्जिंग मार्केट फंड में, तो ऑटोमेटिकली 15-20% हम इंडिया में डालते हैं। तो यानी 150-200 मिलियन डॉलर ईएम के तहत इंडिया में आ गए। वैसे ही पूरी इंडस्ट्री में अगर ईएम में फ्लोज आएंगे तो आउटफ्लोज हो गए तो इंडिया से भी जाएंगे, और जो कि हो रहा था पिछले 5-7 सालों से, और इनफ्लोज हो गए जो कि अभी दिख रहा है माहौल। वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन एकदम बॉटम पे, मल्टी ईयर बॉटम पे है। आप यूएस में क्लाइंट्स को देखिए, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को देखिए, यूरोप में क्लाइंट्स को देखिए, सभी लोग इमर्जिंग मार्केट्स को अंडरवेट रहे हैं और इंक्रीज करते जा रहे थे अपना अंडरवेट टिल दिस ईयर। अभी मेरे हिसाब से उसमें बदलाव आएगा। ऑलरेडी उसके काफी लक्ष्य दिख रहे हैं हमको, और अगर ऐसे चलता रहा तो इट इज वेरी पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग मार्केट फ्लोज, पॉजिटिव फ्लोज देखने मिल सकते हैं, और उसका 15-20% फिर इंडिया में भी आएगा। ओके, तो इमर्जिंग मार्केट्स में एफआईएस को इंडिया भी पसंद आना शुरू हो सकता है कमिंग ईयर से। अगर आप अगले साल की बात कर रहे हैं प्रशांत जी, तो क्या कुछ हीरो स्टॉक्स की भी बात की जा सकती है, जैसे कि रिलायंस अच्छी खासी हेवी लिफ्टिंग पिछले 2-3 दिनों से की है, लेकिन और अब तक जो बात की जा रही थी कि 2024 जो था, 2025 भी कुछ हद तक इनके लिए कैपेक्स हेवी ईयर्स थे, अब वो स्टोरी पीछे रह गई है। अब हम आगे की तरफ अगर देखते हैं, इनके लिए बड़े सारे कैटलिस्ट है, जियो की लिस्टिंग हो, इनकी वैल्यूएशन आप देखें अपने पीएस से काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। कि क्या सारे रीजंस सफिशिएंट इनफ हैं कि रिलायंस, जिसने बहुत पेशेंस टेस्ट किया है इन्वेस्टर्स का, वो अब इस पर बेट करने का सोच सकते हैं? सर्टनली प्रियंका जी, जैसे आप जानते हैं कि गिवन द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, हम लोग किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक पे कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो मोर ब्रॉडली मैं कहूँगा तो हाँ, मार्केट्स में ऑब्वियसली इस साल लार्ज कैप्स ने काफ़ी अच्छा किया है आफ्टर अ फ्यू इयर्स टू 23 और 24। 22 में भी लार्ज कैप्स हैड डन वेल, एंड 23 एंड 24 स्मॉल कैप्स हैड डन बेटर देन लार्ज कैप्स। और इस साल फिर से स्मॉल कैप्स थोड़े 15-1% पीछे है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। अगले साल का कह नहीं सकते हैं, बट इसके अलावा मैं ज़्यादा निजी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे कोई भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अपॉलॉजीज प्रशांत जी, मुझे स्किप ही हो गया कि आप स्पेसिफिक स्टॉक पे कमेंट नहीं करेंगे, बट ये सवाल एक्चुअली एक सेक्टर के लिए भी था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द वे यू एड्रेस्ड इट वेरी वेल, कि क्या आप लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा देखें, वो लीड लेंगे आगे आने वाले समय में भी, और इनकी हैवी लिफ्टिंग ऐसे बड़े स्टॉक्स कर सकते हैं? सो देखिए, उस पे भी हमारा ये व्यू रहता है कि इम्पॉसिबल है कहना, जैसे इट इज़ इम्पॉसिबल कहना कि मार्केट नेक्स्ट ईयर बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे जाएगा। हम लोग बेस केस पकड़ के चलते हैं कि मार्केट में 10% रिटर्न बनेगा। या आपको प्री टैक्स लेना है तो 11%, पोस्ट टैक्स लेना है तो 9%, बट मोटा मोटा बीच में आप 10%, 10-11%, जो कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है। और उसी हिसाब से मिड स्मॉल लार्ज कैप सब उसी भांति 10-11-12% का रिटर्न ओवर टाइम डिलीवर करनी चाहिए। अब स्मॉल कैप की खूबी ये है कि वो मोर इनएफिशिएंटली प्राइस्ड होता है। स्मॉल एंड मिड कैप्स जो है
मोर इनएफिशिएंटली प्राइस्ड होते हैं। एकदम लार्ज कैप में जाओगे तो वो मोर एफिशिएंटली प्राइस्ड मार्केट रहता है। तो फॉर फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप्स में इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहती है। इसलिए हमारे टीम का कोई भी आप फंड देखोगे तो उसमें बेंचमार्क या पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में ऑन एवरेज ज़्यादा ही रहता है स्मॉल कैप में एलोकेशन। बट अगर स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म भी करता है तो वहाँ पे से जो अल्फा निकलता है जिसे आउट परफॉर्मेंस कहते हैं, उससे भी ट्राई टू कवर अप एनी शॉर्टकमिंग इन स्मॉल कैप्स वर्सेस लार्ज कैप्स। तो लार्ज कैप्स में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। हमारा पोर्टफोलियो का करीबन 60% हमारा जो क्लाइंट पोर्टफोलियोज है इन एग्रीगेट देखो आज जो भी एयूएम है उसका, तो 60% लार्ज कैप में रहता है और 40% स्मॉल एंड मिड में रहता है। उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ, जो मिड कैप फंड है वो पूरा मिड कैप में ज़्यादा रहेगा। अगर कोई स्मॉल कैप फंड है तो वो स्मॉल कैप में ज़्यादा रहेगा। बट इन एग्रीगेट फ्लेक्सी कैप में 60% लार्ज एंड 40% मिड एंड स्मॉल, पच प्लस माइनस 5-10% रहेगा। तो ये आपने बहुत बेहतरीन बात बताई और लार्ज कैप्स में दिग्गजों में अभी भी भरोसा है, ये जान के अच्छा लगा। लेकिन सर अगर थोड़ा सा मैं सेक्टर स्पेसिफिक अब जानना चाहूँगी, कौन से सेक्टर्स हैं जो यहाँ से स्ट्रेंथ को लीड करते हुए नजर आएंगे? कंजम्पशन को लेकर हमने देखा कि सरकार ने पूरी पृष्ठभूमि यहाँ पर सेट कर दी, आरबीआई का भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर रहा है और गवर्नर साहब ने तो आगे भी रेट कट के सिग्नल्स यहाँ पर दिए हैं। अब बताइए सर, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो यहाँ से स्ट्रेंथ को ड्राइव करेंगे? सर्टेनली नेहा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। बट मैं फिर ये कहूँगा, अगर आप मेरी बात मानो तो जैसे मार्केट को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, हम्म। सही, इसके अलावा कि वो ओवर टाइम 10-11% देगा, जैसे कि लार्ज और मिड और स्मॉल को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही और मैं कहता हूँ कि ये मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हाँ, वो डॉन का जो डायलॉग है ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो कई बार मैं कहता हूँ। ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं नामुमकिन है कहना कि लार्ज कैप बेहतर करेगा या मार्केट 10-12 से बहुत ऊँची छलांग लगाएगा या कम छलांग लगाएगा, और वैसे ही कौन-सा सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा ये कहना भी नामुमकिन है। हर एक सेक्टर्स में अपॉर्च्युनिटीज़ देखते हैं हम लोग, जो कि उस सेक्टर को बीट कर सके। अब कई सेक्टर्स में ऐसी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, तो आपके सवाल का मैं उस तरीके से अगर मैं जवाब दूँ, तो हेल्थ केयर सेक्टर में हमेशा से हमारा ये एक अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिली है। या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज पर्टिकुलरली इन दी कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जिसे कहे, नॉट नेसेसरीली लेंडिंग या बैंकिंग कंपनीज। बैंक्स में भी है अपॉर्चुनिटीज काफी, बट या तो स्मॉलर एनबीएफसीज या कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, उनमें काफी मिलती है। कंजम्पशन में काफी स्मॉल मिड साइज्ड कंपनीज है जो वी बिलीव आर अट्रैक्टिवली वैल्यूड। जैसे आपने कहा कंजम्पशन काफी वीक रहा है इन इन स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज एज वेल एज ऑपरेशंस वाइज, बट वो हिस्ट्री है। अब फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस वी डोंट नो, आगे चल के वो इम्प्रूव भी हो सकता है, तो जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छा मिलता है, तो आई वुड से हेल्थ केयर, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, सिलेक्ट कंजम्पशन रिलेटेड नेम्स, सिलेक्ट इंडस्ट्रियल नेम्स, ये सब जगह पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ टीम को हमेशा मिलती रहती बिल्कुल सर, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट करने की आवश्यकता है और ये जो तमाम सेक्टर्स हैं, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, छोटे मझौले एनबीएफसीज, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, इन पर थोड़ा सा फोकस करके चलने की आवश्यकता है। खेमका सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर गोइंग फॉरवर्ड एक सेंस देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है। बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद।